नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। अपने चैनल के माध्यम से आज देश के उन युवा प्रशिक्षित शिक्षकों को एक नया मैसेज अपने वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं कि अधिकारों की लड़ाई में हम इतने उलझ गए हैं कि आने वाले कल में हमारा भविष्य क्या होगा, इसकी चिंता किए बिना हम जो है अपने घमंड में या अपने अभिमान में इतने प्रचुर हैं कि हम सही और गलत को समझ नहीं पाते। सही गलत क्या हो रहा है कि हम उस घमंड से इतने ओतप्रोत हैं कि नहीं, हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए। तो साथियों, कि आजकल देश में एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट हो चुका है कि केवल बीजेपी के अलावा अन्य कोई भी राजनीतिक पार्टी देश में ग्रो नहीं करनी चाहिए। यह एक नैरेटिव सेट हो चुका है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अगर कोई भी पॉलिटिकल लीडर उभरे तो वो केवल बीजेपी से उभरे और अन्य जगह से नहीं उभर सके। तो ऐसा ही है शिक्षक भर्ती को लेकर के, प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, जहां डिप्लोमा होल्डर्स ये चाहते हैं कि अगर कोई प्राइमरी में शिक्षक बने तो वो ओनली डिप्लोमा होल्डर्स बने, बस कि वहां पर उनके लिए जो एनसीटी के अधिनियमों के तहत और एनसीटी के नोटिफिकेशन के तहत बनाई गई क्वालिफिकेशन भी मायने नहीं रहती है। उनके लिए वो मायने नहीं रखती है कि ये एनसीटी के नोटिफिकेशन और एनसीटी के रेगुलेशन के आधार पर ये क्वालिफिकेशन बनाई गई है। वो ये नहीं देखते हैं कि इसमें आईटी एक्ट और क्वालिटी एजुकेशन सभी के नियमों को ध्यान से रखते हुए इसके लिए विधेयक पास हुआ है, इसके लिए संसद में बिल पास हुआ है। इसमें देश के करोड़ों टैक्स पेयर का पैसा खर्च हुआ है और करोड़ों जो टैक्स पेयर हैं उनकी पूंजी इस विधेयक को पास करने में लगा हुआ है। तो आखिर क्या इस पे देश में रहने वाले उन्हें डीएलएड प्रशिक्षितों का अधिकार है? क्या देश के संविधान में प्राथमिक शिक्षक बनने का अधिकार उन्हें डीएलएड शिक्षकों को दे दिया है कि जो अन्य जो है कि एनसीटी का नोटिफिकेशन भी उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है? तो साथियों, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, जब एनसीटी के रूल से कवर्ड क्वालिफिकेशन हो, चाहे वो एनआईओएस डीएलएड की बात की जाए या किसी अन्य की बात की जाए, जो एनसीटी के नोटिफिकेशन के आधार पर क्वालिफिकेशन बनाई गई है, तो उस क्वालिफिकेशन को भी आज सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बाद भी योग्यता के आधार पर नहीं रखा जाता है। तो जिसके लिए आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तराखंड का नया अपडेट, केस अपडेट जो है विश्वनाथ जी के केस में आया हुआ है। हालांकि मैं उसका जिक्र यहां पर नहीं करना चाह रहा हूं। मैं कुछ और चीज कहना चाहता हूं कि हम जो है कि लगातार 5 सालों से, पिछले 5 सालों से प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय से माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। यानी कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहे। अगर कहीं भी दुर्भाग्यवश बीएड वालों को नौकरी मिल गई, किसी उच्च न्यायालय द्वारा या किसी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बीएड वालों के हक में कोई डिसीजन दे दिया, तो ठीक डीएड वाले उसे चैलेंज कर देते हैं। लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि 1 साल बाद जो है कि एक नया युवा भी डीएलएड प्रशिक्षित होगा, या जो है कि 1 साल बाद जो है हजारों युवा डीएलएड प्रशिक्षित होंगे। ये कभी उन्होंने नहीं देखा।
मैं आप लोगों को ये चीज मैसेज देना चाहता हूं कि साथियों, अगर हम इस साल डीएलएड पास आउट हैं तो आने वाले अगले साल जो है कि हमारे पीछे हजारों अभ्यर्थी जो है कि डीएलएड पास आउट होंगे। अगले साल जो है कि हजारों बच्चे जो है कि डीएलएड पास आउट होंगे। तो हम जो है कि अपने अधिकारों की लड़ाई के चक्कर में जो आने वाली भर्तियां हैं उनको भी उलझा दे रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मध्य प्रदेश में जो पिछली भर्ती हुई जिसमें बीएड डीएड है, उसके तुरंत बाद 51,000 भर्तियों का रिकमेंडेशन था कि यानी कि 51,000 प्राथमिक शिक्षकों के पद के लिए सरकार का रिकमेंडेशन था। लेकिन वो 51,000 पदों का रिकमेंडेशन सरकार का कहां गया, ये एक सोचने की बात है। क्योंकि वो इसलिए अभी तक नहीं आया, उसमें सरकार की रिकमेंडेशन थी, कोई ऑर्डर अभी तक पास नहीं हुआ था, कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ था, रिकमेंडेशन सिफारिश रखी थी। तो आप सोचिए कि जो अभ्यर्थी 2021 में डीएड पास आउट होगा, उसने उस भर्ती के लिए सोचा होगा, उस भर्ती में अप्लाई किया होगा, तो उसके बाद या 2020 वाले ने उस भर्ती में अप्लाई किया होगा। आपको ये भी पता, 2020 का डीएड पास आउट, 2021 का डीएड पास आउट ने उसने भर्ती में, लेकिन जो 2022 का डीएड वाला पास आउट हुआ वो आने वाली भर्ती को देख रहा होगा, 23 का देख रहा होगा, 24 का देख रहा होगा, 25 का देख रहा होगा। तो आप ये बताइए कि आने वाले जो विद्यार्थी हैं, जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, जो आने वाले या भविष्य में होने वाले डिप्लोमाधारी हैं या जो है कि भविष्य में प्रशिक्षित डिप्लोमाधारी हैं, तो उनके भविष्य के साथ भी आप क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? ये एक बड़ा प्रश्न है। मेरी बात आप लोगों को बुरा जरूर लगी, लेकिन हम अपने अधिकारों की लड़ाई में पीछे आने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के भविष्य को क्यों उलझा रहे हैं? ऐसी बात वीडियो के माध्यम से आपको कोई नहीं कहेगा। मुझे भी हजारों बच्चे जो है कि गाली देंगे, वीडियो के माध्यम से हजारों बच्चे कहेंगे कि नहीं, अपने अधिकारों के बारे में सोचो, हमारे अधिकारों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी कहेंगे। अब हम आप लोगों को बता देते हैं, उत्तराखंड की भी बात करें। उत्तराखंड में जो 2906 पदों की भर्ती आई थी, उसके बाद जो है कि दिसंबर में पास आउट होने वाले डीएड अभ्यर्थियों के लिए 700 पद अलग से हटा करके सुरक्षित रख दिए गए थे। लेकिन क्या है, एनआईवस डीएलएड विवाद में, जो एनआईवस डीएलएड विवाद था, बीएड वर्सेज एनआईवस डीएलएड विवाद था, उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी अभी तक जो है कि उस भर्ती में जो है उलझी हुई है। जो ऑन गोइंग या इन प्रोसेस भर्ती है वो उलझ गई है कि जो नए भर्ती, नए रिक्रूटमेंट आने थे दिसंबर के बाद, तो नए साल में वो पद अभी तक नहीं आ पाए। अब 31 मार्च 2025 को अधिकतर शिक्षक रिटायर होंगे, तो जो भर्ती के लिए 700 पदों का प्रस्ताव पास है, उसमें जो है कि नई सिफारिश की जाएगी, रिकमेंडेशन की जाएगी। तो क्या ये जो 31 मार्च को रिटायर हुए शिक्षकों के रिक्त पद हैं वो जोड़े जाएंगे? नहीं जोड़े होंगे, क्योंकि वो जो है कि अगर 700 के जगह 1000 लोगों को नौकरी लग जाती प्रशिक्षित युवाओं को, तो क्या गलत है? आप ये बताइए, क्या वो गलत है? नहीं है ना, कि भाई जितने पद बढ़े उतने लोगों को रोजगार मिलेगा, उतने लोगों को उतने शिक्षकों की नियुक्ति होगी, और जो विद्यालय में भी शिक्षकों की संख्या जो है कि भरपूर मात्रा में रहेगी। कोई भी विद्यालय एकल शिक्षक पर आधारित नहीं रहेगा। ये बहुत सारी चीजें हैं, और बहुत सारे जो शिक्षा मित्र हैं, टीईटी पास है, वो भी जो है कि कंफर्म हो जाएंगे शिक्षक के पद पर, उन्हें भी नियुक्ति दी जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा मित्रों की भी नियुक्ति जो है कि भर्ती के साथ साथ ही होती है। वैसे उनको जो है कि टेट पास होने के बाद भी जो है कि सीधे जो है कि शिक्षक के रूप में नियुक्ति नहीं दी जाती है। जब भर्ती आती है उसी में जो है कि हर 2 साल के बाद जब डाइट का बैच आता है, उसी बैच के आधार पर ही उनको नियुक्तियां दी जाती हैं। तो उन लोगों के साथ भी अनदेखा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीजें आप देखिए। मध्य प्रदेश में मैंने कहा कि जो अपकमिंग 51,000 शिक्षकों के पद थे वो नहीं आ पाए कि कोर्ट केस की वजह से। और यूपी में देखिए 2018 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद कोई पद नहीं आए। तो इन सारी चीजों को आप लोग देख रहे हैं कि 69,000 शिक्षकों के पद भी जो है कि आरक्षण को लेकर के उन्होंने क्या हमारे अधिकार है, हमारे अधिकार को लेकर के वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। देखिए, जो लोग नियुक्तियां पा चुके हैं और जिन लोगों को नियुक्तियां नहीं मिली थी,
तो वो आने वाली भर्ती जब सरकार लगातार रोटेट करती, जो है कि भर्ती रिक्रूटमेंट प्रोसेस को गवर्नमेंट लगातार रोटेट करती, तो कहीं न कहीं उस प्रोसेसिंग में आपका भी सिलेक्शन हो जाता, आप भी उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, सिलेक्शन प्रोसेस में आ जाते और अभी तक आपको भी 4 साल 5 साल की नौकरी हो सकती थी। और कुल जो है कि तथाकथित डिप्लोमाधारियों के नेता, जो तथाकथित डिप्लोमाधारी नेता हैं, तो उनका क्या है कि चंदे की दुकानें भी चल रही हैं। ये भी आप लोगों को बता देता हूं। अगर अधिकारों की बात करते हो तो एनसीटी के नोटिफिकेशन के आधार पर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार जिनको मिनिमम क्वालिफिकेशन की कैटेगरी में रखा गया है, उनको तो शिक्षक के पद में नियुक्ति दी जानी चाहिए। कि ये नहीं है कि आपने परमानेंट, वही मैंने आप लोगों को बता दिया कि जैसे पॉलिटिकल नैरेटिव हमारे देश पर चल रहा है कि अगर कोई भी नेता गिरोह करेगा तो बीजेपी में आएगा, और किसी भी नेता को विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो बीजेपी में आना है, और लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो बीजेपी में। आप अपने लिए तो कहीं स्वतंत्र हैं ही नहीं। तो इस तरीके की बातें हो रही हैं। तो अब आप बताइए, देखिए जहां पर कई चीजें होती हैं कि आपके साथ क्वालिफिकेशन का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कि आप मिनिमम को एनसीटी के नोटिफिकेशन के आधार पर मिनिमम क्वालिफिकेशन में थे, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि आपको उस भर्ती प्रोसेस में नहीं लिया है, तो तब आपका अधिकारों की लड़ाई लड़नी ठीक है। जब आप उस भर्ती प्रोसेस में शामिल होकर के आपको किसी कंपटीशन एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, और दूसरा भी क्वालिफिकेशन को उस कंपटीशन एग्जाम में दूसरी क्वालिफिकेशन के साथ दूसरा व्यक्ति उस कंपटीशन को क्वालिफाई कर रहा है, तो आप उसके क्वालिफिकेशन को चैलेंज कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा झारखंड में जो है कि जेटेट वर्सेस सीटेट हो गया, कि भाई सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या जो है कि स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो दोनों एलिजिबिलिटी टेस्ट है कि नहीं है। अब रही बात, आजकल अधिकतर जो है कि एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ाया जाता है। अब यहां पर कोर्ट क्या कहती है, आप लोगों को पता है, कोर्ट का एक चीज रखा गया है कि अगर सीटेट में केवल क्या है, हिंदी और इंग्लिश ही सीखी जाती है और क्षेत्रीय भाषा का नहीं सीखा। जबकि आप लोगों को पता है कि जो अभ्यर्थी है, देखिए आपने कभी उस विद्यार्थी की जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन देखी, उस विद्यार्थी की एकेडमिक क्वालिफिकेशन देखिए। हम अधिकतर लैंग्वेज जो है कि हमारी जो भी लैंग्वेज होती है वो मदर टंग होती है, भले हम हिंदी पढ़ते हैं या अंग्रेजी पढ़ते हैं, ये नहीं मायने रखता कि हमारी जो लैंग्वेज होती है वो मदर टंग होती है, जो हमारी क्षेत्रीय भाषा जो माता पिता से मिली होती है। तो यानी कि हमें अपने रीजनल की लैंग्वेज तो आती होगी, कि हमारी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो हमारे स्टेट से हुई है कि नहीं है, वो हमारे गांव से हुई है कि नहीं हुई। आप ये भी तो देखिए, क्या वो बच्चा दूसरे स्टेट से पढ़ के आ रहा है। यहाँ पर जेटेट और सीटेट में ऐसा चीज देखने को मिल रहा है नहीं, आपने उसकी क्वालिफिकेशन चैलेंज कर दी। अब जबकि दोनों ही एक साथ कंपटीशन एग्जाम में शामिल हो रहे हैं, और स्टेट जो है कि जेटेट को जो है कि कंटिन्यू करा नहीं रहा है, वो 5 साल में, 3 साल में, 7 साल में करा रहा है, और सीटेट जो है कि हर 6 महीने में हो रहा है। तो क्या वो योग्यता क्वालिफिकेशन बनी है? अगर आप बताओ कि आपके यहाँ का स्टेट एजुकेशन बोर्ड हाई स्कूल का एग्जाम 3 साल बाद कराए या 5 साल बाद कराएंगे, तो आप बताओ कि हाई स्कूल के एग्जाम देने वाले बच्चों की तादाद कितनी होगी 5 साल में। देखिए, तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। देखिए, ये देखिए सब कुछ हम क्या कर रहे हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई में इन चीजों को उलझा रहे हैं। आप लोग समझदार हैं और समझदार बनिए। ये वीडियो मैं इसीलिए बनाना चाहता हूं कि आगे इस वीडियो को लेकर के आपके कमेंट आएंगे, तो पूरी चीजें मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक समझाने का प्रयास करूंगा। आज का ये वीडियो आपके लिए केवल संकेतात्मक है, ये संकेतात्मक है, ये आपको एक प्रकार से प्री इंफॉर्मेशन इसको कह सकते हैं, यानी कि पोस्ट इंफॉर्मेशन मैं नहीं कहूंगा इसको, ये प्री इंफॉर्मेशन है। प्री इंफॉर्मेशन का मतलब आप समझ सकते हैं कि एक प्री इंफॉर्मेशन के आधार पर जो भी आपका अपडेट आएगा, जो भी आपका कमेंट आएगा, उस कमेंट के आधार पर मैं सोचूंगा कि आप लोग क्या चाहते हैं और आप क्या सुनना चाहते हैं। मैंने अपने वीडियो में आपको सही कहा या मैंने अपने वीडियो में पूरे देश के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को सही कहा या नहीं कहा, इस चीज को समझना जरूरी है कि आखिर हमारे अधिकारों की लड़ाई के चक्कर में
पीछे आने वाले प्रशिक्षित बच्चों का नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये जरूर बताइएगा, वो चाहे वो किसी भी राज्य से है। तो साथियों, आज के लिए मैं इतना ही कहूंगा, बाकी तो कुछ नहीं कह सकता हूं। सब कुछ आप लोगों के हाथ में है, डिमांड है सब कुछ। अगर आप डिमांड करेंगे, डिमांडेबल है कि मैंने ये वीडियो बिल्कुल परफेक्ट बनाया है, सही बनाया है और सही चीजें कही हैं, तो निश्चित रूप से मैं आप लोगों के हर शब्द को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आपकी अंदर की जो आवाज दबी है, जो मेरे पीछे जो बच्चे नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो प्रशिक्षित अभ्यर्थी प्रशिक्षित साथी नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उनकी आवाज मैं देश के हर कोने तक, देश के हर उस व्यक्ति तक पहुंचाना चाहूंगा जो मेरे चैनल में या मेरे चैनल के माध्यम से इन बातों को सुनना चाहेगा, जो इन बातों को समझना चाहेगा। तो मैं यही चीज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने आया हूं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।